क्लास स्टार्ट करते हैं हम। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था, हम ज्यामिति से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। बेसिकली हम रेखाओं एवं कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और जो रेखाएं एवं कोण है वो ज्यामिति के अंदर आता है, इसलिए मतलब हम ज्यामिति से ही संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यदि मैं पिछली क्लास का रिकॉल करूं तो पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? एक तो ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा था कि तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, वो आपने सीखा। उसके अलावा हमने जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है या जो तिर्यक रेखा होती है उससे कौन कौन से कोण बनते हैं, तो टाइप 1 हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स और बाह्य कोण के बारे में सीखा था। अब सभी बच्चे ये बताएंगे कि यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कमेंट में लिख के बताएंगे सभी। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो अंतःकोण पढ़ा था और एक बाह्य कोण के बारे में पढ़ा था। यहां तक किसी का कोई डाउट? कमेंट में लिख के बताएंगे सभी। नहीं है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हर क्लास में होता है, पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, सभी को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस चित्र में, इस क्वेश्चन में जो हमें एक डायग्राम या फिर जो आकृति दी गई है उसमें हमें अंतःकोण पहचानने हैं कि अंतःकोण कौन से होंगे। और ये पहचानना हमने पिछली क्लास में भी सीख लिया था और ये काफी आसान है। ठीक है, इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। बहुत बढ़िया, आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी ये ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। और आंसर ना सभी बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, अच्छा हो गया ना? बहुत बढ़िया, अगर हो गया है तो बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आइडेंटिफाई द इंटीरियर एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतःकोण की पहचान करनी है कि अंतःकोण कौन सा है। और ये काफी आसान है। ये जो हमने पिछली क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो सभी बच्चे इसका आंसर एकदम सही करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और सभी का आंसर अभी तक सही है। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड वेट करते हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, ये जितने भी कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे ना, ये आपको 9th ग्रेड में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट याद होगा ना, तो 9th का जो 6th चैप्टर है वो आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। हाँ, पिछली क्लास में किया था, यस। तो रिकॉल ही है ना, रिकॉल मतलब पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। हाँ, ये थोड़ा अलग हो सकता था पर कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, पिछली क्लास में किया था तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। 5 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान है बट फिर भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या बताना था? अंतःकोणों की पहचान करनी थी, यानी कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स के लिए हमने एक चीज सीख ली थी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जो कि इस चित्र में एन है, या जो तिर्यक रेखा होती है, वह जिन भी दो रेखाओं को कट करती है, तो ये एक तो एम को कट कर रही है और एक एल को कट कर रही है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण आएंगे, इनके बीच में इस वाले एरिया में जितने भी कोण आएंगे वो सभी अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तो कोण 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। तो ये चारों कोण अंतःकोण हो जाएंगे या फिर इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो यहां से यदि मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो 3, 4, 5, 6, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। ठीक है, हालांकि आप में से काफी बच्चों ने इसको सही भी किया था। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में एक तो हमने अंतःकोण के बारे में पढ़ लिया था।
और एक हमने बाह्य कोण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आ रहे थे? अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट याद होगा तो हम तिर्यक रेखा जो भी कोण बनाती है ना, उनकी कैटेगरीज पढ़ रहे थे। टाइप 1 में हमने इन दोनों को पढ़ लिया था कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स। अभी टाइप 2 हम पढ़ने वाले हैं, और टाइप 2 में हम क्या सीखेंगे? एकांतर अंतः कोण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां ध्यान देना है, अभी तक हमने केवल इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर अंतः कोण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एकांतर अंतः है, इसी तरह से एकांतर बाह्य भी होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से हमें एक चीज क्लियरली दिख रही है कि जब भी हम एकांतर अंतः कोण की बात करेंगे तो वहां सारे केवल अंतः कोणों को कंसीडर करेंगे, यानी कि इंटीरियर एंगल्स को कंसीडर करेंगे। और जब भी हम एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे, वहां हम केवल बाह्य या फिर एक्सटीरियर एंगल्स को कंसीडर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं अंतः कोण की बात करूंगा तो आपको वहां बाह्य या फिर एक्सटीरियर एंगल को नहीं यूज करना है या कंसीडर नहीं करना है। चलिए अब इनको समझ लेते हैं आखिरकार ये होते क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एकांतर अंतः कोण में, कि ये हमेशा युग्म में होते हैं, मतलब ये पेयर में होते हैं। कोई अकेला कोण, ध्यान देगा कि कोई भी अकेला कोण एकांतर अंतः कोण नहीं हो सकता। जब भी मैं एकांतर अंतः कोण या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूंगा तो वहां हमेशा पेयर में होंगे एंगल्स, यानी कि दो होंगे, हमेशा युग्म में होंगे। पहली चीज तो ये। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन इनको हम पहचानेंगे कैसे कि एकांतर अंतः कौन कौन सा है? तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है कि जो भी पेयर होगा उस पेयर में जो दो एंगल्स होंगे, दोनों के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स डिफरेंट होने चाहिए। वर्टेक्स क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जो भी दो एंगल जिनको हम चेक कर रहे हैं कि वो एकांतर अंतः कोण है या नहीं, पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों के शीट्स या फिर वर्टेक्स अलग होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कि वो दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड होने चाहिए। वो दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन क्या है? कि दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य में स्थित होने चाहिए। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, दो रेखाओं के मध्य में मतलब कि वो अंतः कोण होने चाहिए। दो रेखाओं के मध्य का मतलब यही हुआ, क्योंकि अंतः कोण ही होते हैं जो दोनों रेखाओं के मध्य में होते हैं, या इंटीरियर एंगल्स होते हैं, या फिर इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जब हम एकांतर अंतः कोण की बात करेंगे तो वहां केवल अंतः कोणों को कंसीडर करेंगे या इंटीरियर एंगल्स को ही कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा पॉइंट भी तो यही कह रहा है कि वो एंगल इंटीरियर होने चाहिए या अंतः होने चाहिए। तो तीसरा तो हमें समझ में आ गया कि वो इंटीरियर ही होंगे। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हम एकांतर अंतः कोणों को कैसे पहचानते हैं। सब पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, जैसे पॉइंट बाय पॉइंट। कि मान लो पहला पॉइंट है, अब हमें क्या करना है? मान लो हमें देखना है कि एंगल 3 का, कोण 3 का एकांतर अंतः कोण कौन सा है। अभी हमें कैसे पता चला कि इसका एक और कोण होगा? क्योंकि एकांतर अंतः कोण हमेशा युग्म में होते हैं, पेयर में होते हैं। इसलिए कोण 3 का यदि मैं एकांतर अंतः कोण की बात करूं तो एक और कोण ऐसा आना चाहिए जो उसका एकांतर अंतः कोण होगा। अब हम चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे? तो हमारे पास उसके लिए ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स के हिसाब से बात करेंगे। देखिए, नहीं, हरिपाल हरपाल सुंदर सरिता देवी हिसार सिटी जतिन नहीं, इसका कोण 2 नहीं होगा, एकांतर अंतः कोण। कैसे? वापस से आपको सुनना है, ठीक है? अभी कमेंट्स में कोई ध्यान वो नहीं देगा, नहीं, आपको ऐसे वो नहीं करना कि सारे एंगल्स बताने और मैं आपको बताऊंगा कौन सा सही और कौन सा गलत। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सभी पहले आप देख लो फिर कमेंट कर लेना। पहले आप देख लो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लो मुझे 3 के लिए करना है, ठीक है? तो एक तो वर्टेक्स ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है? दो वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है? जहां दो लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइन मिलती है उसे वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये वाला हो गया और एक ये हो गया, दो वर्टेक्स हो गया। तो पहला क्या है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए।
अब यदि मैं आपसे पूछूं, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं ए और यहां लिख देता हूं बी। अब ये बताइए कोण तीन का शीर्ष कौन सा है, उसका नाम क्या है, ए या बी? ये कमेंट में लिख के बताना है कि जो एंगल 3 है उसका शीर्ष कौन सा होगा, ए या बी। सभी बच्चे लिख के बताएंगे कि एंगल 3 का शीर्ष या फिर वर्टेक्स कौन सा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर यहाँ सही है जितने भी बच्चों ने दिया है। सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ इसका जो वर्टेक्स है ए होगा, क्यों? क्योंकि यदि मैं कोण 3 को देखूं तो कोण 3 एक तो इस वाली लाइन से मिलके बना है और एक इस वाली लाइन से मिलके बना है। अब ये दोनों लाइन कहां मिल रही है, पॉइंट ए पर ही तो मिल रही है, तो पॉइंट ए इसका शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, तो पॉइंट ए इसका शीर्ष हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अब ये बताइए कि जो शीर्ष ए है, ठीक है, मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं अभी। अब आपको ये बताना है कि ये जो शीर्ष ए है वो और कौन कौन से एंगल के लिए होगा वर्टेक्स। जो ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट, वो और कौन कौन से एंगल के लिए वर्टेक्स होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के कि जो पॉइंट ए है वो और कौन कौन से एंगल्स के लिए वर्टेक्स होगा। 3 के लिए तो है ही, 3 के लिए तो है ही, 3 के लिए तो आपने बता ही दिया, 3 के अलावा भी और भी एंगल्स हैं यहाँ। बिल्कुल सही बात है। अमन इंदौरा, जतिन देतवाल, निपी कुमार हिसार सिटी, तनिष, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सीमा रानी, बिल्कुल। एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 2, इन सभी का शीर्ष भी यही होगा, एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अब इसको वापस से समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। तो यदि मैं एंगल 3 का एकांतर अंतःकोण देख रहा हूं तो ना तो वो 4 हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 2 हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका शीर्ष तो एक जैसा ही है, इनका शीर्ष तो एक जैसा ही है। बिल्कुल सही है। हरपाल सुंदर जी कैसे, अच्छा आपको क्या डाउट क्या है कि कैसे होगा? ऐसे क्या कि ये शीर्ष इनका एक ही क्यों होगा? हाँ, देखिए शीर्ष क्या होता है कि जब हम उस कोण को बनाते हैं तो उसकी दोनों लाइंस कहाँ मिल रही हैं। जैसे हमने 3 को बनाया, तो 3 कैसे कैसे बना, एक तो इस वाली लाइन से मिलके बना और एक इस वाली लाइन से मिलके बना, ठीक है। इसलिए ये दोनों लाइंस कहाँ मिल रही है, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, इसलिए इसका शीर्ष हो गया। इसी तरह आप कोण 2 को बनाओगे तो कोण 2 के लिए एक तो ये वाली लाइन काम में आएगी और एक ये वाली लाइन काम में आएगी। ये दोनों लाइंस भी तो इसी इसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये कोण 2 के लिए भी यही शीर्ष होगा। सेम कोण 1 के लिए जब आप देखोगे तो कोण 1 के लिए एक तो ये वाली भुजा काम में आएगी और एक ये वाली भुजा काम में आएगी, और ये दोनों भुजाएं भी तो इसी बिंदु पर मिल रही है। सेम कोण 4 के लिए हो जाएगा। आया समझ में आपके? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सभी का शीर्ष सेम क्यों होगा। आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो हमने यहां से क्या सीख लिया कि कोण 3 का, सरिता देवी, क्या सरिता देवी के नाम से जो बच्चा आपको समझ में नहीं आया क्या? आप, अच्छा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वापस से सुनना है सभी को। मैं शीर्ष के बारे में बात कर रहा था। देखिए किसी भी एंगल का मैं अब अलग से बना देता हूं। मान लो एक कोण ये है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, और ऐसे बना के एक कोण मान लो ये वाला है। अभी दोनों का शीर्ष क्या होगा? जैसे इस वाले एंगल की यदि मैं बात करूं तो उसमें एक तो ये भुजा काम में आ रही है और एक ये भुजा काम में आ रही है, दोनों भुजा इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस कोण के लिए ये शीर्ष हो जाएगा या ये वर्टेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कोण को बनाने में जो भी भुजाएं काम में आ रही है वो इस वाले बिंदु पर आके मिल रही है। इसी तरह यदि मैं इस वाले कोण की बात करूं कि इस कोण का वर्टेक्स कौन सा होगा, तो इस कोण में एक तो ये भुजा काम में आ रही है और एक ये भुजा काम में आ रही है, तो इसलिए इसका वर्टेक्स ये वाला बिंदु हो जाएगा। इसी तरह यदि आप कोण 2 के लिए देखोगे तो उसकी भी भुजा इसी बिंदु पर मिलती है, ये वाली और ये वाली भुजा। कोण 1 के लिए देखोगे तो कोण 1 की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी इसी बिंदु पर मिलती है। कोण 4 के लिए देखोगे तो उसके लिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा वो भी इसी बिंदु पर मिल रही है। सेम कोण 3 के लिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा वो भी इसी बिंदु पर मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन चारों कोणों के लिए ये शीर्ष हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया? सरिता देवी के नाम से, हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। अच्छा,
तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने यहां से एक चीज सीख ली कि वर्टेक्स क्या होता है किसी भी एंगल का। हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो अभी हमें ये पता चल गया, हम क्या देख रहे थे, कोण 3 का एकांतर अंतःकोण निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब दोनों का शीर्ष अलग अलग होना चाहिए, इसका मतलब ना तो 2 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका शीर्ष तो एक जैसा ही है, जो जो कोण 3 का शीर्ष है वही इन बाकी के 3 कोणों का है। इसका मतलब या तो 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, अच्छा 6 और 7 तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो बाह्य कोण है ना, और हम एकांतर अंतः कोणों की बात कर रहे हैं। 6 और 7 तो ऐसे ही नहीं हो सकते। ठीक है, 6 और 7 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 6 और 7 तो बाह्य कोण है। तो बचे कौन से कि या तो 5 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ये देख लियो, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा क्या है कि जो दोनों कोण है वो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। अच्छा, तिर्यक रेखा कौन सी है? तो यदि मैं यहां से तिर्यक रेखा बनाऊं तो ये जो रेड वाली है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो कोण 3 तिर्यक रेखा के इस ओर है, तो इसका जो एकांतर अंतः कोण होगा वो उसके जस्ट अपोजिट साइड होगा, मतलब इस साइड। तो इस साइड कौन सा? इस साइड तो केवल कोण 5 है, तो 8 भी नहीं होगा। कौन सा हुआ? कोण 5। तो भाई यहां से मिल गया। हाँ जी निपी कुमार जी, आपका बिल्कुल सही था, पहले भी सही था, लेकिन मैं पहले ही बता देता तो सभी बच्चे फिर आंसर पे फोकस करने लग जाते, समझता कोई नहीं। कोण 3 और कोण 5 ये कैसे है? एकांतर अंतः कोण है। ये कैसे है? एकांतर अंतः कोण है। अच्छा अंत है तो हमें पता ही है, ठीक है, कि 3 भी अंत है और 5 भी अंत है। अंतः कोण तो हमें पता ही है। ठीक है, ये समझ में आया कि सभी के? जल्दी से बताइए आप, आपको ये समझ में आया कि 3 और 5 एकांतर अंतः कोण होंगे? कमेंट पे बताइए। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, गलती से कोई ये ना कि कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, अभी आप खुद से चेक करने के लिए ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसका आप जवाब दे दो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोण 8 का एकांतर अंतः कोण कौन सा है? कोण 8 का एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा वो आपको बताना है। इन तीनों पॉइंट्स को देखना है आपको, इन तीनों पॉइंट्स को देखना है। हाँ किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि सर बता दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि जो कोण 2 है, कोण 2 है वो इसका एकांतर अंतः कोण होगा। बिल्कुल सही बात है, वो क्या होगा? इसका एकांतर अंतः कोण होगा। कैसे होगा इसको भी बता देते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। तो कोण 8 का शीर्ष तो ये है, तो ये इस वाले शीर्ष पे जितने कोण है उनमें से हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। तो उसके लिए हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। अब जो कोण 8 है वो तिर्यक रेखा के इस साइड है, तो जो इसका एकांतर अंतः कोण है वो दूसरी साइड होगा। इसका मतलब 3 और 4 भी नहीं हो सकते, अब या तो 1 होगा या 2 होगा। चलिए देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दोनों कोण दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित होने चाहिए। मध्य में क्यों? क्योंकि हम अंतः कोणों की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ मध्य की बात करते हैं तो एक तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक तो बाह्य कोण है। फिर बचा कौन सा? कोण 2। तो कोण 8 और कोण 2 एकांतर अंतः कोण भी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको ना हम दूसरे शब्दों में कुछ और तरह से भी बोल सकते हैं, एकांतर अंतः कोण को। कैसे? अभी तो मैंने आपसे ये पूछा ना कि कोण 3 का एकांतर अंतः कोण क्या होगा, या फिर कोण 8 का एकांतर अंतः कोण क्या होगा। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि दिए गए चित्र में, इस वाले चित्र में एकांतर अंतः कोण कौन से हैं। तो आपको क्या बताना है कि कोण 3 और कोण 5 तथा कोण 8 एंड कोण 2 ये एकांतर अंतः कोण है या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 3 का जोड़ा 5 के साथ बना है, 3 का आप 8 के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि 8 का तो 2 के साथ है। ये सभी को समझ में आया कि एकांतर अंतः कोण क्या होता है? एकांतर अंतः कोण जल्दी से बताइए। अभी तो सभी ने आंसर भी सही किया था वैसे। एकांतर अंतः कोण समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर एकांतर अंतः कोण आ गया है तो यही यहां दे रखा है, ये जो आप यहां देख सकते हो कि एकांतर अंतः कोण है 2 और 8 और 3 और 5, यही हमने अभी सीखा था। बहुत बढ़िया, अब एकांतर अंतः कोण देख लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, अंतः की जगह एकांतर बाह्य कोण पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एकांतर बाह्य कोण पढ़ने से पहले ना आपको ना बहुत ही, अब देखो
होगा क्या कि जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये तीनों पॉइंट्स को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप बहुत तरह के कौन पढ़ोगे तो किस किस के लिए पॉइंट्स याद रखोगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, सभी ध्यान देंगे उस शॉर्ट ट्रिक पर। वो क्या है कि जो भी डायग्राम होता है उसमें आप ये देखिए कि जेड के आकार की कोई आकृति बन रही है, जेड के प्रकार की। जैसे मान लो मुझे इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो इसमें मैं जेड के आकार की, पहले हम पिछले वाले में ही सीख लेते हैं जिसमें हमने निकालना सीखा था, ठीक है। इसमें क्या था कि कोई जेड के आकार की आकृति बन रही है कि, चलिए देखते हैं। देखिए जेड कैसे बनता है, या तो ऐसे बनेगा, ऐसे भी बन सकता है। अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि परफेक्ट जेड बने, जेड के आकार की बनेगी। अब वो जेड हो सकता है उल्टा भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, वो किसी भी तरह से बन सकता है। टूटा फूटा जेड, बिल्कुल सही बात है निपी कुमार जी, टूटा फूटा जेड, बहुत ही सही, बिल्कुल सही यूज किया है आपने। टूटा फूटा जेड, टूटा फूटा का मतलब उल्टा सीधा कैसे भी बन सकता है, टेढ़ा भी बन सकता है, लेकिन दिखेगा वो जेड की तरह ही, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें एकांतर अंतःकोण की बात करेंगे तो हम दिए गए चित्र में जेड के प्रकार की आकृति देखेंगे। चलिए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लो मैं एक लाइन तो ये वाली बना दूं, ठीक है, ये रेड वाली ध्यान रखनी है, एक में इस तरह की बना दूं, ये इस तरह की बनाई, और एक में यदि इस तरह की बना दूं, तो ये क्या जेड के प्रकार की आकृति बनी क्या? सभी बच्चे बताइए, सभी को दिखा? मैं इसको और नीले रंग से भी बना देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। क्या ये जेड के प्रकार की आकृति बनी क्या? सभी को दिखा ना? हाँ, तो यह ध्यान रखना कि एग्जैक्ट जेड नहीं बनेगा, बिल्कुल टूटा फूटा जेड बनेगा। अच्छा, अगर ये जेड दिख गया तो जेड के अंदर जितने भी कोण आ रहे हैं वो एकांतर अंतःकोण होंगे। अब जेड के अंदर आ रहे हैं जो, देखिए अंदर का मतलब इस वाले कोण, इसमें ये अंदर आ रहा है, अंदर कहां होगा? देखो जहां भी वो दो भुजाएं मिलती हैं उनके अंदर की साइड देखना है। तो एक तो ये हो गया, ये वाला इस जेड के अंदर ये वाला आ रहा है, और इस जेड के अंदर ये वाला आ रहा है इस वाली भुजा से। तो एक तो 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, समझ रहे हो? मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूं। मान लो ये वाला जेड बना है, तो कौन सा होंगे एकांतर कोण? जो तो एक तो यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, ये होंगे एकांतर अंतःकोण। अच्छा, मान लो इस तरह का टूटा फूटा जेड बना, तो फिर कैसा होगा? तो भी हम आसानी से बना सकते हैं कि एक तो ये होगा और एक ये होगा, ये युग्म बनेगा। अच्छा, और मान लो इनकी भी बजाय मैं इसको हटा के कोई दूसरे तरह का जेड बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो इनकी बजाय कुछ इस तरह का जेड बना, तो भी हम आसानी से बना सकते हैं। जहां से मुड़ता है जेड, एक तो यहां से मुड़ा ये वाला और एक ये वाला। आया समझ में कि कैसे जेड देखना है? आया समझ में क्या कि जेड कैसे देखना है? सभी बताएंगे। अच्छा, जेड बनाना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को याद कर पाना मुश्किल है, और एग्जाम के टाइम तक याद रखना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं कि आप जेड देखिए, जेड कहां बनता है। अगर आपने जेड देख लिया, जेड पहचान लिया, तो आप आसानी से बता सकते हो। अच्छा, यहां से ये सीख लिया कि 3 और 5 है, ठीक है, मतलब ये दूसरा वाला तो आ गया। फिर 2 और 8 कैसे पता चलेगा? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम एक उल्टा जेड, तो जब भी कोई आप डायग्राम देखोगे या एकांतर अंतःकोणों की बात करोगे, तो सीधा जेड भी बनाओगे और उल्टा भी बनाओगे, दोनों ही बनाओगे, ठीक है। चलिए अब हम उल्टा बनाते हैं। उल्टे में एक लाइन तो ये आ गई जेड की इस तरह से, और एक लाइन ये आ गई, ठीक है, और एक लाइन ये आ गई। ये जेड बना क्या? ये बताइए, ये जेड बना अभी उल्टा? उल्टा या सीधा आप कैसे ही बना के देखिए, क्योंकि टूटे फूटे का मतलब तो ये है कि किसी भी तरह का बन सकता है वो, उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, टेढ़ा भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। हाँ, ये बन गई ना। अब इसके अंदर बताओ कौन कौन से कोण आ रहे हैं, बताइए अभी, अब आपको पहचानने हैं। इसके अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के कि इसके अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं। 2 ही बच्चों ने बताया अभी तक, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी का आंसर एकदम सही है कि 2 और 8। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इस साइड तो आ रहा है कोण 2 और इस साइड आ रहा है कोण 8, 2 और 8, तो 2 और 8 भी एकांतर अंतःकोण होंगी। अच्छा, अब यहां से क्या सीखे? अगर हमें कोई किसी भी तरह की आकृति दे और उसमें पूछे कि एकांतर अंतःकोण कौन से, तो मैं अब आसानी से बता सकता हूं कि एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे, मुझे बस जेड ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, अब हम और उदाहरण करते हैं। कलर, हाँ कलर से तो बस आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आपको कलर नहीं देंगे,
ठीक है, जैसे इस टाइप का आएगा एग्जाम में, हालांकि यहां भी दे रखा है, पर आप मान लो कि इस तरह से कोण दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह से कोण दे रखे हैं आपको, ये कोण, कोण नंबर मान लो, मैं इनको अजीब अजीब से नाम दे रहा हूं, 5, 6, 9 और 11, ठीक है। और इसी तरह नीचे भी नाम दे देता हूं मैं, नीचे नाम दे रहा हूं मैं 1, 3, 2 और 4। अब मैंने अजीब अजीब क्यों दिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। 3 और 5 नहीं है क्या? अच्छा, पिछले डायग्राम की बात कर रहे हो क्या? हाँ, 3 और 5 भी है ना, 3 और 5 तो सीधा जेड बनाया तब आ गए थे। जब हमने सीधा जेड बनाया था तो 3 और 5 तो तभी आ गए थे। अब जब उल्टा जेड बनाया तो 2 और 8 आए। हाँ, यही ना, ठीक है। यहां अब 8 कोण दिख रहे हैं ना आपको। अब आपको बताना है इनमें एकांतर अंतःकोण का युग्म कौन सा है। चित्र, इस वाले चित्र की बात कर रहे हैं हम, चित्र नंबर 1 की, डायग्राम नंबर 1 की। दो युग्म मिलेंगे हमेशा, दो युग्म मिलेंगे, दोनों बताने हैं आपको। निपी कुमार, सीमा रानी के नाम से जो भी बच्चा, आपने अभी तक केवल एक युग्म बताया है। हाँ जी, निपी कुमार जी ने दूसरा भी बता दिया। दोनों युग्म बताने हैं आपको। पहली लाइन में पहला युग्म, फिर अगली लाइन में आइए, फिर दूसरा युग्म लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का एकदम सही आंसर है। कैसे होगा कि चलिए हम जेड बनाते हैं, तो एक जेड तो इसमें दे ही रखा है, इस तरह का बन रहा है। एक जेड तो दे ही रखा है, 9 और 1, बिल्कुल। तो एंगल 9 और एंगल 1। और दूसरा जेड, दूसरा उल्टा जेड बनेगा, एक तो ये वाला, इस तरह से लाइन आएगी। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है, तो हम क्या करेंगे अभी, हाँ अभी इस पे नाम, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो एक तो ये वाला कौन हो जाएगा और एक ये वाला, ठीक है, बिल्कुल। 6 और 4, 6 और 4, 6 और 4, बिल्कुल, ये 4 था, ये 6, तो एंगल 6 और एंगल 4 ये भी एकांतर अंतःकोण होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अभी तक तो आपने इस तरह की आकृतियां देखी हैं। अगर आपको इस तरह की आकृति दे, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं सभी कोणों का नाम दे रहा हूं, सभी कोणों को इसमें भी नाम दे रहा हूं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 और 8। अब बताइए, इसमें इसमें भी दो युग्म मिलेंगे एकांतर अंतःकोण के। इसमें आकृति नंबर 2 में भी दो युग्म मिलेंगे, दोनों बताने आपको कमेंट में, जल्दी से बताइए। ओके, 1, 5, 6, 4, बहुत बढ़िया। हरपाल, सुंदर, सीमा रानी, अमन, इंदौरा, निप्पी, सरिता, शिव, जतिन, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। शिव कुमार जी आपने हाँ अभी दूसरा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। सोनू निदानिया के नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर सही नहीं है। आपने एंगल तो सारे बता दिए, लेकिन वो एक साथ अलग अलग तरह से लिखे हैं। आप दोबारा से अपना आंसर कीजिए। ईगल जॉब सर्विसेज, हिसार सिटी, हरपाल सुंदर, अच्छा हाँ जी, वेलकम। लकी जी, हाँ लकी के नाम से जो बच्चा, आपने केवल एक ही आंसर दिया, आप दूसरा आंसर भी कीजिए। लकी के नाम से जो बच्चा, आपने केवल एक ही आंसर किया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का आंसर एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। कि जब हमने इस वाले जेड की बात की, अब यह कौन सा जेड बनेगा, एक तो ये और ये, इस जेड की बात की, तो एक तो एंगल 1 ये वाला, और एक एंगल 5 ये वाला, ये दोनों हमें मिले एकांतर अंतःकोण। कैसे मिले? एकांतर अंतःकोण। और जब हम उल्टा जेड बनाएंगे, एक तो इस तरह से लाइन जाएगी, एक इस तरह से जाएगी और एक इस तरह से जाएगी, तो इनके अंदर 6 और 4, तो 6 और 4 भी क्या होंगे, ये भी हमारे एकांतर अंतःकोण होंगे, ठीक है। तो जिस तरह का ये डायग्राम था, उसी तरह का ये डायग्राम है। हम इस वाले डायग्राम में भी आप बता सकते हो ना, अगर मैं कोणों के नाम लिख दूं तो इस वाले डायग्राम में बता सकते हो ना एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे, एकांतर अंतःकोण बता सकते हो ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले तो एकांतर अंतःकोणों की परिभाषा सीखी और 3 पॉइंट सीखे कि एकांतर अंतःकोणों को कैसे पहचानते हैं। उसके बाद याद रखने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक देखी कि अगर जेड ढूंढिए, जेड आपको मिल गया तो मतलब एकांतर अंतःकोण भी मिल गए, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम एकांतर बाह्य कोणों की बात करते हैं। अच्छा, इसमें और एकांतर अंत में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। जैसे एकांतर अंत में सारे कोण अंतःकोण ही होने चाहिए,
ऐसे ही एकांतर बाह्य में सारे कोण बाह्य ही होने चाहिए या फिर एक्सटीरियर एंगल्स ही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी हमेशा युग्म में होते हैं जब भी हम एकांतर अंतः की बात करें चाहे एकांतर बाह्य की। ठीक है, अमन इंदौरा के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ अपोजिट क्या? अच्छा आप ऐसे अनम्यूट करके डाउट पूछिए, मुझे नहीं पता आप कौन से उसका डाउट पूछ रहे हो। अमन इंदौरा बोल रहे हैं जो भी अमन के नाम से बच्चा है कि सर जेड नहीं बनता, मतलब आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। पिछले डायग्राम की बात कर रहे हो क्या? आपने इस वाले उसकी बात की है क्या? अमन के नाम से जो भी बच्चा है, इसमें किस में बात कर रहे हो आप? इंटीरियर में या एक्सटीरियर में, मतलब अंतः में या बाह्य में? अमन के नाम से जो भी बच्चा है, आप अंतः की बात कर रहे हो बाह्य की बात कर रहे हो? सर बाह्य की। तो बाह्य तो भी पढ़ा रहे हैं ना, आप बाह्य की अभी से डाउट क्यों पूछ रहे हो? पहले समझा लेने दो, अगर आपको फिर डाउट आए तो फिर पूछना। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ। सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है आपका, मैं डाउट समझ नहीं पाया सर, ये अपोजिट है क्या? अच्छा इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं, बिल्कुल अपोजिट नहीं है, लगभग अपोजिट है। हाँ बिल्कुल अपोजिट नहीं है, लगभग अपोजिट है। जैसे सिमिलर क्या है कि ये भी युग में होते हैं तो ये अपोजिट नहीं है। इंटीरियर भी युग में होते थे मतलब पेयर में होते हैं, और एक्सटीरियर भी पेयर में होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए 3 पॉइंट्स क्या क्या है देखिए। पहला पॉइंट तो सेम ही है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी सेम है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन तीसरा पॉइंट अलग है यहाँ, दोनों कोण दोनों रेखाओं के वहां अंदर था या बाहर होने चाहिए। बाहर क्यों? क्योंकि हम यहाँ बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अपोजिट नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट तो सेम ही है कि दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए, ये इंटीरियर में भी था। दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर होने चाहिए, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होने चाहिए, तो ये भी इंटीरियर में था या ऑल्टरनेट इंटीरियर में, ये भी पॉइंट सही था। अलग क्या है? अलग बस एक पॉइंट है कि दोनों जो दोनों रेखाओं के बाहर होने चाहिए। इंटीरियर के केस में ये अंदर होते हैं। हाँ लगभग अपोजिट है, मैंने भी वही बोला, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, लगभग अपोजिट है बिल्कुल। चलिए अब हम देखते हैं, इस तरह से मैं 2 शीट्स बना लेता हूं। मान लो मुझे अब बाह्य कोणों की बात करूंगा। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 मिनट पहले मैं समझा देता हूं। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही मैंने एकांतर बाह्य कोणों की बात की तो इंटीरियर एंगल्स को कट कर दो। 3 कट गया, 2 कट गया, 8 कट गया और 5 कट गया। क्यों? क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते ना, हम यहाँ बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं, तो अंतः कोणों से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हम रिलेशन देखेंगे 4 में, 1 में और 7 में और 6 में। ठीक है, अगर आप इतना सीख गए तो आपको फिर यहां से क्लियरली दिखने लग जाएगा कि दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। मान लो मैं 4 के लिए देख रहा हूं तो 4 के लिए 1 नहीं होगा, ठीक है, या तो 7 होगा या 6 होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत और होने चाहिए। अगर आप कोण 4 को देखोगे तो वो तिर्यक रेखा के इस साइड है, तो इसका जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो इस साइड होगा, और इस साइड केवल एक ही है कोण 6, तो 4 और 6 हो जाएंगे। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। बहुत बढ़िया। अच्छी बात यह है कि आप लोग खुद से ही आंसर देने लगे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है बिल्कुल। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा एंगल 1 और एंगल 7। एंगल 1 और एंगल 7 क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण होंगे। बहुत बढ़िया, मैं वही बता रहा हूं। अच्छी बात यह है कि आप सभी खुद से आंसर देने लग गए हो। तो यहां से हमने क्या सीखा देखिए, मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर लेता हूं। अभी आपको एकांतर अंतर भी समझ में आ गया और एकांतर बाह्य भी आया कि नहीं? कमेंट में लिख के बताइए आया या नहीं। मैं जल्दी से फिर इसको समराइज कर देता हूं। एकांतर अंतर यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, समझ में आए कि नहीं? आ गए ना? बहुत बढ़िया। देखिए जल्दी से समराइज कर देता हूं। आपको क्या करना है, मान लो मैंने आपसे पूछा कि एकांतर अंत है कौन कौन से हैं, एकांतर अंत है कौन कौन से हैं। अभी आपको बताना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं, बता तो चुके हो। तो जैसे ही आपने यहाँ अंतः देखा कि ये तो, अरे ये तो यहाँ अंतः की बात हो रही है, तो चलिए बाह्य कोणों को काट दो कि ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते।
अब क्या आपके पास केवल 4 ही कोण बचे और उसमें से देखना है, अब तो फिर जेड बनाना है, सिंपल सा। ठीक है, इसी तरह जैसे ही मैंने अंतः की बजाय बाह्य कोण पूछे आपसे कि एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अंतः कोणों को कट कर दोगे, क्योंकि अंतः कोण तो आ ही नहीं सकते इसमें। ये कट हो गए, अब तो यहां भी केवल 4 ही कोण बचे, तो आपको और आसान हो गया। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया, तो यहां भी जेड बनता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, 1 और 7 4 और 6 होंगे। ठीक है, अब यहां भी जेड बनता है। किसी बच्चे ने पूछा कि इसमें भी जेड बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, देखिए इस केस में देखिए आप कि यहां ये वाला जेड हमने बनाया है। जब मैंने अंतः की बात की थी तो एक तो ये वाला एंगल लिया था और एक ये वाला। अब मैं एकांतर बाह्य की बात कर रहा हूं तो जेड के बाहर वाला कौन लूंगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये मान लो कौन नंबर 1 है और ये कौन नंबर 2 है, मान लो, अभी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां से कहूंगा कि 1 और 2 एकांतर बाह्य कौन होंगे, ये एकांतर बाह्य कौन होंगे। कैसे सीखा, मैंने एकांतर अंतः में भी जेड देखा और एकांतर बाह्य में भी जेड देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एकांतर कोण की बात करूंगा तो मैं वहां जेड बनाऊंगा सबसे पहले। अगर वहां जेड बन रहा है तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, जेड बनाते ही अगर जेड के अंदर आ रहे हैं तो वो एकांतर अंतः कोण होंगे, और यदि वो जेड के बाहर आ रहे हैं तो एकांतर बाह्य कोण होंगे। ठीक है, ये आया समझ में। इसमें भी जेड बनेगा, जैसे दूसरी आकृति में भी देख सकते हो, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब जेड के अंदर अगर मैंने बना लिया तो ये एकांतर अंत्य हो जाएंगे, लेकिन हम एकांतर बाह्य की बात कर रहे हैं तो जेड के बाहर बनाना पड़ेगा, जेड के बाहर बनाना पड़ेगा, तो ये एकांतर बाह्य कोण हो गए। ठीक है, अच्छा ये आपके समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। इस तरह से हमने सीखा था कि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। इन दोनों डायग्राम्स में आप देख भी सकते हो कि जो 2 और 8 यानी कि जो पीले रंग में है 2 और 8 ये एकांतर अंतः कोण है, और 3 और 5 एकांतर अंतः है। इसी प्रकार इसमें भी एकांतर बाह्य को आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको पता चले कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 30। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी कमेंट में आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है कि कोण 2 और कोण 3 कौन से कोण हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, इसका ना किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, कोण 2 और कोण 3 कौन से कोण हैं। ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और सभी का आंसर सही है अभी तक जितनों ने भी दिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है अभी तक जितने भी बच्चों ने दिया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो मैंने ना काफी टाइम लिया है आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण को समझाने में। ठीक है, अब पूरा टाइम लिया है तो आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, 10 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया है, एक बच्चे ने अभी तक गलत कर दिया है, जबकि ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। 10 सेकंड बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। 5 सेकंड बच्चे लास्ट, 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या पूछा था, कोण 2 और 3 कौन से हैं। देखिए 2 तो ये है और 3 ये है। पहली चीज तो ये है कि ये अंतः कोण है दोनों। ठीक है, ये कैसे है, अंतः कोण है, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहे हैं, अंतः कोण है। लेकिन अंतः कोण का कोई सा भी ऑप्शन नहीं है इन चारों में से, इसका मतलब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। अब अंतः के बाद हम देखते हैं कि एकांतर अंतः कोण है क्या ये। तो यहां से मैंने जेड बनाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि 2 और 3 तो इस लाल वाले जेड के अंदर आ रहे हैं, 2 इधर है और 3 इधर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एकांतर अंतः कोण हो गए। अगर ये एकांतर अंतः कोण हो गए तो ऑप्शन सी सही हो गया। किसी बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया था संगत कोण, संगत कोण तो अभी तक हमने पढ़े भी नहीं है, तो वो तो कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा आपके मन में हो सकता है डाउट कि सर ये संगत कोण क्यों नहीं है,
तो जब हम संगत कोण पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ये संगत कोण नहीं है, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है ये। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन ना सभी बच्चों का सही होना चाहिए, वो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगले में आपको एकांतर अंतःकोण युग्म की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ क्या करना है आपको, जो चित्र दे रखा है उसमें एकांतर अंत, अच्छा जल्दबाजी नहीं करनी, एक ही बार में आंसर दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो सही हो। किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एक ही बार में बताना है कि एकांतर अंतःकोण युग्म कौन सा है। चारों ऑप्शंस को चेक करना है आपको, गलती नहीं करनी है, चारों ऑप्शंस को चेक करना है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि काफी टाइम गया है इसको एक्सप्लेन करने में। हाँ, और अगर आपने सभी ने आंसर सही किया तो मतलब हमने उस टाइम का अच्छे से यूज किया है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और अभी तक तो सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, एक ही बार में आंसर सही करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर अभी तक तो सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, हालांकि काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड जल्दी से आंसर कीजिए, 2-3 बच्चे और बचे हैं अभी तक, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड बचे हैं, केवल 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, केवल 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, इसमें भी हालांकि काफी बच्चों का सही आंसर था। एकांतर अंतःकोण बताना था हमें, देखिए एकांतर अंतःकोण बताना है तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बाह्य कोण है। अब पहले ऑप्शंस में देख लीजिए कौन कौन से में आ रहे हैं। एक आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो एकांतर अंतः में आ ही नहीं सकता। सेम ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोण नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमें सी और डी में से देखना है कि सी और डी में से कौन सा सही होगा। तो यदि मैं कोण 3 का देखूं, तो कोण 3 ये रहा, इसका मतलब मुझे यहां जेड बनाना है, एक इस तरह का जेड बनाना है। ठीक है, तो कोण 3 का क्या हुआ, कोण 3 एक तो इस साइड आ रहा है, तो इसका एकांतर अंतः कोण होगा कोण 6, 3 और 6 होंगे। क्या ये आंसर में है? नहीं, 3 और 4 है, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर तो अपने आप ही डी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो सही हुआ भी कैसे है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो सही कैसे हुआ है, चलिए। कोण 4, तो कोण 4 ये रहा, तो चलिए हम जेड बनाते हैं। एक लाइन तो ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी, जेड, और एक लाइन ऐसे आ जाएगी। अगर 4 इधर है तो दूसरी साइड हो जाएगा 5, क्योंकि ये आ रहा है दूसरा, और 4 और 5 ये दे रखा है, 4 और 5 हो गया, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। वैसे काफी का सही था, इस केस में भी काफी बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, चलिए अब आपको बताने हैं कि कोण 1 और 8 कौन से कोण है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है कि कोण 1 और 8 कौन से कोण हैं, आपको नाम बताना है 1 और 8 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इस बार काफी बच्चों ने बहुत ही जल्दी आंसर किया, सभी का सही है। देखो इस केस में तो ये तो और भी आसान है। ठीक है, अभी तक एक बच्चे ने फिर से गलत कर दिया है, एक बच्चे ने फिर से गलत कर दिया है, वैसे ज्यादातर का सही है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दबाजी ना करें, टाइम मिलेगा आपको पूरा, जल्दबाजी ना करें, टाइम मिलेगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं वैसे। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, बस इतना ही है, इतना आसान क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड में आराम से हो जाएगा। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अभी भी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड, 5 सेकंड बचे, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा, इसमें भी ना 2 बच्चों ने गलत किया है, अब मैं पहले बता देता हूं। 2 बच्चों ने ऑप्शन बी बताया है, संगत कोण। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बोला था कि संगत कोण तो अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है, तो संगत कोण आप आंसर कैसे दे रहे हो। चलिए अब हम देख भी लेते हैं कि क्या होगा। 1 और 8, 1 कहां है,
एक ये रहा, और 8 कहाँ है, 8 ये रहा। तो मैं यहाँ जेड बना के देखता हूं, क्यों? क्योंकि हमने अभी एकांतर कोणों के बारे में पढ़ा है। एक तो ये तो मुझे पता है कि 1 और 8 बाह्य कोण तो हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, बाह्य कोण तो हैं, लेकिन बाह्य कोण का कोई भी एक ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो फिर कैसे हम चेक करेंगे? तो अब हम जेड बनाएंगे। जब मैंने जेड बनाया तो देखा कि ये वाला कौन, 1 और 8 ये जेड के बाहर की साइड आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये वाला है और 8 ये वाला है, ठीक है। अगर ये बाहर की साइड आ रहे हैं तो बाह्य कोण तो है ही, लेकिन जेड के बाहर की तरफ आ रहे हैं तो ये हो जाएंगे एकांतर बाह्य कोण। कैसे हो जाएंगे? एकांतर बाह्य कोण। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये ये समझ में आया कि सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के, ये समझ में आया सभी को? एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण को कैसे, हाँ, कैसे पहचानते, सभी को समझ में आया ना? ठीक है, अभी अपने पास बचे हैं 11 मिनट, 6:19 हुए हैं, तो चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट भी जल्दी से समझ लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अब अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है, अभी नहीं। हाँ, अभी हमने क्या क्या सीख लिया? अंतःकोण बाह्य कोण सीख लिया, दूसरे टाइप में एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण सीख लिया, तीसरे टाइप में देखेंगे हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म और संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल का अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म। अच्छा, ये तो ना नाम से ही पता चल रहा है कि तिर्यक रेखा के एक तो एक ही तरफ बने होने चाहिए और दूसरा वो अंतःकोण होने चाहिए। तो ये तो बहुत ही सरल है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला तो ये, क्योंकि हम यहाँ युग्म की बात कर रहे हैं या हम पेयर की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा पेयर में होंगे, मतलब दो कोण होंगे। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए उनको देखने के लिए कि वो अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हो। ये तो सीधा नाम से भी पता चल रहा है ना कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ठीक है। अच्छा, इनको हम कैसे पहचानेंगे? इनमें से बताइए, एल एम एन में से तिर्यक रेखा कौन सी है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। एल एम और एन, ये तीन रेखाएं हमें दे रखी है, इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है, जितना ने भी अभी तक आंसर दिया है कि जो रेखा एल है वो तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अच्छा, इनमें से आप अंतःकोण और बता दीजिए। इनमें से एक तो मुझे ये पता चल गई कि तिर्यक रेखा है एल, सभी बच्चे अंतःकोण और बताएंगे। तिर्यक रेखा हो गई यहां से हमारी एल, अंतःकोण और बता दीजिए कौन कौन से अंतःकोण है यहाँ। अंतःकोण सभी बच्चे लिख के बताएंगे कौन कौन से हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि एंगल 2, 5, 8 एंड 3 ये सभी अंतःकोण हैं। कोण 2, कोण 5 या 5, कोण 8 और कोण 3, ये सभी क्या है? ये सभी अंतःकोण है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर आपको ये पता है तो अब आप आसानी से पहचान सकते हो कि क्या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण बताओगे आप? एक ही जोड़ा बता दो कोई भी। ये तो हमने सारे अंतःकोणों की बात की है ना। अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ। नहीं, 3 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, 2 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों की। सरिता देवी जी, आपने तिर्यक रेखा ये वाली है ना, आपने 3 और 2 के बताया है, ये है। तो अगर 3 और 2 की बात करेंगे तो 3 इस साइड है और 2 इस साइड है, तो एक ही तरफ थोड़ी ना हुए। ये तो हाँ, अभी आपका सही है, अभी आपका सही है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण पहचानिए, तो ये तो आप आसानी से पहचान ही रहे हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये कैसे पहचाना आपने? मैं इसको फिर से यहां से इरेज कर देता हूं। तो इसके लिए क्या किया आपने? ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले तिर्यक रेखा को डार्क हाईलाइट कर लेता हूं। ये देखो तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण बनाने, मान लो मैं पहले इस साइड की बात कर रहा हूं जो कि है राइट साइड या फिर दाईं तरफ। अभी मैं केवल दाईं तरफ की बात कर रहा हूं। तो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ बने अंतःकोण कौन से हैं? एक तो कोण 2 हो गया, एक कोण 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कोण 2 एंड कोण 5, ये क्या हो जाएगा? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण,
बने अंतःकोण। ठीक है, अभी कहां देखा? अभी तो मैंने देखा राइट साइड में। ठीक है, अभी मैंने देखा तिर्यक रेखा की राइट साइड में, इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी मैं देखूंगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ जब मैंने देखा तो तिर्यक रेखा के बाईं तरफ अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक तो 3 है और एक 8 है। इसका मतलब 3 और 8 भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण हो जाएंगे। ठीक है, तो दो युग्म मिले हमें यहां से, एक तो कोण 2 और 5 और दूसरा था कोण 3 और कोण 8 का। ये आया समझ में सभी के कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कैसे पहचानते? ये तो आसान है, देखो जो उसमें लिखा हुआ है उसी से पहचानना है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में कि आपको समझ में आया क्या? हाँ, ये आपको समझ में आया, तो ये हमें युग्म मिल गए हैं 2 और 5, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने युग्म, बने कोण, बने अंतःकोण, और 3 और 8। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, संगत कोण और पढ़ लें क्या? जल्दी से बताइए, 6 मिनट बचे, संगत कोण और पढ़ लें, यस और नो, या खत्म करें? क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन करने पहले, चलिए पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों पे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बताना है आपको। सभी बच्चे बताएंगे, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। आपको क्या बताना है कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म की पहचान कीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान है, फिर से कुछ किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। सभी ना बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि आप बार बार गलत करते हो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, सभी का आंसर अभी तक तो सही है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम सोनू निदानिया के नाम से जो बच्चा है, आपने कमेंट में आंसर किया, और कमेंट में आंसर कभी नहीं करना होता। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन क्लास में पूछूं, जिसका आंसर आपको पोल में देना होता है, उसका आंसर कभी भी कमेंट में नहीं लिखना। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पोल में देना हो। बहुत बढ़िया, इस बार, हाँ इस बार सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। इस बार जितने भी बच्चों ने आंसर किया, सभी का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए, इस क्वेश्चन को वैसे डिस्कस करने का अब कोई फायदा है नहीं। हाँ जी, बधाइयां सभी को, इस बार सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, देखिए तिर्यक रेखा तो ये है, ठीक है, और एक ही तरफ बने अंतःकोण, पहले मैं ऊपर की साइड बात कर लेता हूं, तो 1 और 5 है। ठीक है, तो एक युग्म तो हो गया कोण 1 एंड कोण 5, और दूसरा युग्म क्या है? दूसरा युग्म है कोण 2 और कोण 6, जो कि तिर्यक रेखा के नीचे की ओर है, कोण 2 एंड कोण 6। अगर मैं ऑप्शंस में से देखूं, 2 और 4, नहीं 2 और 4 तो नहीं है। दूसरा क्या है? 4 और 8, नहीं 4 और 8 भी नहीं है। तीसरा क्या है? 2 और 6, हाँ जी 2 और 6 होगा। चौथा क्या है? 2 और 8, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, इस बार सभी सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब होमवर्क की बात कर ले। अब यहां तक सभी को समझ में आ गया ना? पहले ये बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया है तो अब हम होमवर्क की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी आपको होमवर्क वाली स्क्रीन दिखेगी, तो सभी बच्चे वेट करेंगे। सभी बच्चे देखिए, आपको भी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहां से हमने यही तो पढ़ा था, त्रियक रेखा और उससे निर्मित कोण ही तो पढ़े थे हमने। तो चलिए अब हम पिछली क्लास में नहीं मिला था ना आपको होमवर्क, तो इस क्लास में मिलेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट, अच्छा ये बताइए आपके पास वर्कशीट है क्या? कमेंट में बताना, आपके पास वर्कशीट है? आपके पास वर्कशीट है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट लेंगे प्रश्नावली 11.1 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपको ये बताना है कि यहाँ तिर्यक रेखा कौन कौन सी होगी। स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 5 तक गिन रहा हूं।
5 4 3 2 1। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले होमवर्क पे चलते हैं। प्रश्नावली 11.2 भी आपको सॉल्व करनी है। प्रश्नावली 11.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सॉल्व करना है। ऑप्शन ए, सॉरी, इसका फोर्थ का क्वेश्चन 1 करना है, 2 करना है, ये वाला करना है, एकांतर अंत्यकोण और ई, ये सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे जल्दी से, 5 तक गिन रहा हूं मैं फिर से। 5 4 3 2 1। ठीक है, बस इतना ही था आपका होमवर्क। हाँ जी, प्रश्नावली 11.1 और प्रश्नावली 11.2, बस इतना ही होमवर्क था। आज की क्लास बस आपकी यहीं तक थी। अगर किसी का कोई डाउट है तो बताना, आप डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय।